अच्छा, मलेशिया में आने के ना काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आप मलेशिया का वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो उसके काफ़ी सारे तरीके हैं, जिनमें एक स्टूडेंट वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है और बिज़नेस वीज़ा। इनमें से सबसे अच्छा, अगर हम इन टर्म ऑफ बिज़नेस देखें, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास हाई इन्वेस्टमेंट है, तो फिर बिज़नेस वीज़ा बेस्ट है। और अगर उसके ऊपर आपको स्पाउस वीज़ा मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा में क्या होता है? स्टूडेंट वीज़ा में सिंपली उसमें दो तीन तरीके हैं। एक ये है कि आप पाकिस्तान में बैठ के, जिस कंट्री में भी आप हैं, जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, आप यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने में दो चीज़ें हैं। एक है कि आप स्कॉलरशिप बेस्ड करें, और दूसरा है कि आप एक फुली फंडेड है, एक पार्शली फंडेड है, और एक है जिसमें कोई फंड नहीं होता। गवर्नमेंट आपको यहाँ की कोई रिलीफ नहीं देती, आपने सारे पैसे फीसेस वगैरह अपनी देनी होती हैं। हर डिग्री के, हर यूनिवर्सिटी की अलग फ़ीसें हैं, उनका एक अलग क्रैकडाउन है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिग्री करना चाहते हैं और आप किस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। तो आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेना है। यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा देगी मलेशिया में आने के लिए। अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो 2 साल का वीज़ा होगा, 4 साल की डिग्री है तो 4 साल का वीज़ा होगा। आने से पहले आपने, यहाँ स्टूडेंट वीज़ा में आने से पहले आपने इस चीज़ को स्टडी कर लेना है कि जिस वीज़ा के ऊपर आप आ रहे हैं उसमें कितने घंटे के लिए आपको जॉब अलाउड है या बिल्कुल जॉब अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ना कर्ज़ा वर्ज़ा लेके, लोन लेके हम एक दफ़ा एडमिशन ले लें और उसके बाद हम जाके मलेशिया में काम कर लेंगे और अपना जो कर्ज़े वर्ज़े उतार लेंगे और ना बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप काम करते हुए पकड़े गए, जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए और काम करते हुए पकड़े गए, तो फिर जो है आपका वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा और आप ब्लैक लिस्ट भी हो जाएंगे। ब्लैक लिस्ट होने के भी चांसेस हैं। ब्लैक लिस्ट होने से ये मुराद है कि आपको मलेशिया में दोबारा एंटर होने के लिए अलाउ ही नहीं होगा, आप आ ही नहीं सकेंगे। तो बेस्ट है कि आने से पहले स्टडी करें इस चीज़ को पूरा, कि आप कोशिश करें कि आपको इस तरह का स्टूडेंट वीज़ा लें जिसके अंदर आपको काम करना भी, पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड हो। फिर आप यहाँ पर किसी भी होटल पे काम वगैरह कर सकते हैं। जब आप न्यू आते हैं यहाँ पे और आपने किसी होटल वगैरह पे, रेस्टोरेंट में, मैकडोनल्ड के साथ कहीं भी अगर कोई काम करना है, तो आपका पासपोर्ट देखेंगे कि आपको अलाउड है या नहीं है। कोई बेईमानी नहीं कर सकते आप उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मुझे अलाउड है। वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आपका पासपोर्ट देखेंगे। पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर वाज़ेह लिखा होता है कि ये बंदा यहाँ पर मलेशिया में रह के जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता। एक तरीका ये है कि आप अप्लाई करें यहाँ पर यूनिवर्सिटी में और आ जाएं पाकिस्तान में बैठ के, अपनी कंट्री में बैठ के जहाँ पर बैठे हुए हैं। सेकंड तरीका, दूसरा तरीका जो है वो क्या है, वो ये है कि आप विज़िट वीज़ा पे मलेशिया में आ जाएं। 1 महीने का विज़िट वीज़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है, मलेशियन पास मिल जाएगा जब आप मलेशिया में हैं। और यहाँ पर आके आप यूनिवर्सिटी हंट करें, सर्च आउट करें कि किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। क्योंकि आपको अगर पहले से नहीं पता कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपका अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पर घूमने फिरने में और यूनिवर्सिटीज़ को इवालुएट करने में भी। खैर, ये एक तरीका है, मतलब आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आओ विजिट वीज़ा पे, यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। अगर आपका 1 महीना पूरा हो जाता है तो आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे एम्बेसी ऑफिस, इनके मलेशियन एम्बेसी ऑफिस, और वहाँ पर जाकर उनको कहोगे कि मैं यहाँ पर विजिट वीज़ा पे आया था और मैं 1 महीना और एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ। वो एक्सटेंड कर देते हैं, आप 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। आप 1 महीना और रह सकेंगे। तो इन 1-2 महीनों के अंदर अंदर आप यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी हंट करेंगे और एडमिशन ले लेंगे यूनिवर्सिटी में, और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जो आपका विज़िट वीज़ा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर स्टडी वीज़ा पे। अच्छा, सेकंड है बिज़नेस वीज़ा। अब स्टूडेंट वीज़ा की होगी बात, वो किस तरह से प्रोसीड होता है। उसके बाद है बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा में क्या होता है? बिज़नेस वीज़ा में आप मलेशिया में कंपनी ओपन करते हो, उस कंपनी का ख़ुद को डायरेक्टर डिक्लेयर करते हो मलेशियन गवर्नमेंट के आगे, और उसके बाद आप उस कंपनी के एज एन डायरेक्टर या एज एन एम्प्लॉय आप अपनी कंट्री से मलेशिया में मूव कर सकते हो। ये एक्सपेंसिव हो जाता है थोड़ा, क्योंकि कंपनी ओपन करने के लिए आपका अच्छा खासा कैश लग जाएगा। फिर यहाँ पर कंपनी को ऑपरेशनल बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑफिस लेना पड़ेगा, जो फिजिकल होगा, वर्चुअल नहीं हो सकता। आपने फिजिकल ऑफिस लेना है कि वो एक ऑफिस होगा, उसकी एग्जिस्टेंस होगी, उसके अंदर चेयर्स होंगी, टेबल होंगी, जो आपने इस गवर्नमेंट को शो करवाना है कि भाई यहाँ पर मेरी ये कंपनी है और इसका ये ऑफिस है। फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे, बिजनेस वीज़ा। ये वीज़ा पावरफुल वीज़ा, बिजनेस वीज़ा एक पावरफुल वीज़ा है। इसमें आपको यहाँ पर आप बिज़नेस कर सकते हो। आप, अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? बिज़नेस वीज़ा का बेनिफिट बताता हूँ अब आपको। आप यहाँ पर जॉब भी कर सकते हो, किसी और कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। आप अपना वीज़ा शिफ्ट भी करवा सकते हो, किसी और कंपनी के साथ काम करने लग गए और आप उसमें भी जा सकते हो अपनी कंपनी को छोड़ के, ठीक है। लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसान बता देता हूँ। फ़ायदा ये है कि जब आप कंपनी बिज़नेस वीज़ा यहाँ पर लेते हो, कैटेगरी 1 का वीज़ा होता है, बहुत पावरफुल वीज़ा है। इसके बिहाफ पे आपको यहाँ पर टैक्सेस देने हैं। ये यहाँ के नुकसान हैं कंपनी वीज़ा के, आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। नुकसान तो नहीं, मेरे ख्याल से तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब इसमें आपके पैसे लगेंगे, एक्सपेंस लगेगा। आपने यहाँ पर
कंपनी का टैक्स देना है, एनुअल टैक्स जो होता है वो देना है आपने, कंपनी के ऑफिस का रेंट देना है, फिर आपने अपना पर्सनल टैक्स, आपको भी एक टैक्स आईडी इशू हो जाएगी क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो, टैक्स आईडी इशू हो जाएगी तो आप टैक्स पे करोगे। ये नुकसान आते हैं थोड़े बहुत, नुकसान कह नहीं सकते लेकिन अगर देखा जाए तो एक्सपेंस के हवाले से। और बेनिफिट्स क्या है, जब आप मलेशिया में बैठ के टैक्स पे कर रहे हो इनकी गवर्नमेंट को, तो फिर आप अपनी इस टैक्स, आपकी एक टैक्स प्रोफाइल बनना शुरू होती है कि यार ये बंदा मलेशिया में रह रहा है, इसका बिजनेस और ये टैक्स पे कर रहा है पिछले साल से या 2 साल से, आपकी एक टैक्स प्रोफाइल बन जाती है, टैक्स हिस्ट्री बन जाती है। तो फिर आप उस बिहाफ पे आप डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हो, जैसे कनाडा, यूएसए। अपना आपका बिजनेस अब मलेशिया में है, आप उस कंपनी के बिहाफ पे आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हो कि भाई मैं कनाडा में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूँ और मुझे कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा दे दे, 2 साल का, 5 साल का, जो भी वो दे देते हैं। आपने अपनी टैक्स हिस्ट्री बिल्ड कर लेनी है और आपने अपनी कंपनी की टैक्स हिस्ट्री बिल्ड कर लेनी है, तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है, जो कि इंडिविजुअल्स को इतनी आसानी से नहीं मिलता। बिजनेस वीज़ा जिनका कैटेगरी 1 में होता है, जो टैक्स पे कर रहे होते हैं यहाँ पे, उनको मिल जाता है। थर्ड थिंग जो है, थर्ड थिंग है स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा क्या होता है, हाँ नाम से पता चल रहा है, स्पाउस वीज़ा। आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पर आपकी किसी सर्कमस्टांसेस में, कुछ हालात में, कैसे भी, जैसे भी आपकी शादी हो जाती है यहाँ पर किसी मलेशियन रेजिडेंट से जो मलेशिया में की नेशनल है, फीमेल है या मेल है, आप मेल हो या फीमेल हो, तो उस हिसाब से आपकी यहाँ पर अगर शादी हो जाती है तो उस बिहाफ पे भी आपको वीज़ा मिल जाता है। उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पास। आपने यहाँ पर गवर्नमेंट को बताना है कि भाई मेरी मलेशिया में शादी हुई है और मेरा स्पाउस जो है या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जो है वो मलेशिया में रह रही है, तो उस बिहाफ पे आपको डिपेंडेंट पास मिल जाता है और आप यहाँ पर आ सकते हो मलेशिया में। उसमें आपको टैक्सेस वैक्सेस से जान छूट जाती है आपकी, आपको कोई कंपनी के रेंट नहीं पे करना पड़ते और आपको किसी किस्म का कोई डर नहीं होता, कोई भी जॉब आप कर सकते हो, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्पाउस वीज़ा ले सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आप 2 से 4 साल यहाँ पर पढ़ेंगे, तो अगर आपका इस तरह का कोई इन्वायरमेंट बन जाता है कि आपको यहाँ पर शादी करनी पड़ जाती है, तो उसका ये फ़ायदा है कि आपको यहाँ पर डिपेंडेंट पास मिल जाएगा, आपको दोबारा वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर किसी और चीज़ का। आप डिपेंडेंट पास पे यहाँ पर जितनी देर मर्जी रहें। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी स्पाउस की डेथ हो जाती है, अल्लाह ना करे, अगर डेथ हो जाती है तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा अपने मुल्क, फिर आप मज़ीद इस मुल्क में नहीं रह सकते डिपेंडेंट पास पे। हाँ, अगर आपने यहाँ पर कोई कंपनी बनाई हुई है और उस कंपनी के बिहाफ पे आप फिर भी रह सकते हो। 3 वेज थे मलेशिया में आने के जो मैंने आपको बता दिए हैं। पीआर का जहाँ तक सवाल है, तो बिज़नेस वीज़ा अगर आपका यहाँ पर है तो आपको पीआर नहीं मिलती, आपका स्टूडेंट वीज़ा है पीआर नहीं मिलती। आपका अगर स्पाउस वीज़ा है तो उसमें भी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो जब आपके शादी को 5 साल गुजर चुके होते हैं। जब आपने शादी की फॉर एग्जांपल 2015 में, 2020 में आप एलिजिबल हो जाओगे और अप्लाई करोगे और अगले 1-2 सालों के अंदर अंदर आपको पीआर मिल जाएगी। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि आपको मलय लैंग्वेज जो है, जो यहाँ की लैंग्वेज है मलेशिया की मलय लैंग्वेज, वो आनी चाहिए। बहुत फ्लुएंटली नहीं भी आती तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए, आप बोलने के काबिल हो, समझने के काबिल हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपको पीआर मिल जाएगी। बिजनेस बिहाफ पे आपको पीआर नहीं मिलती, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में मिल जाती है कि अगर आप मलेशिया की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पे आउट करते हो, टैक्सेस पे कर रहे हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, हैवी इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हो, तो फिर कंसिडरेबल है कि मलेशिया की गवर्नमेंट जो है वो आपको किसी सर्कमस्टांसेस में आपको यहाँ की पीआर दे दे। तो ये 3 तरीके थे, बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत मुझे पता है कि जो लोग इस तरह मूव करना चाहते हैं अपनी कंट्री से मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया एक अच्छा कंट्री है अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से भी देखें तो उनको बहुत मसला होता है, समझ नहीं आती कि क्या करें और क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। तो अगर आपको ये बातें सारी समझ लग चुकी हैं, थैंक यू सो मच, अमल करें।